पीवाईक्यू स्पेशल इस चैनल में आज हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता का मतलब होता है आपके जो वंश है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण चलते हैं। जैसे जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चे होंगे, जैसे बच्चे होंगे फिर उनके वैसे बच्चे होंगे, फिर आगे चल के लगभग लगभग उसी की तरीके उनका रंग होता है, उसी के तरीके उनके बाल होते हैं, नए नक्श होते हैं, पूरी हाइट के लगभग माता पिता से मिलती जुलती होती है। तो ये वंश पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण ट्रांसफर होते हैं उनको अनुवांशिक गुण कहते हैं। और जो ये प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुण जाते हैं उनको अनुवांशिकता कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस चैप्टर को। सबसे पहले नोट्स, फिर इसके क्वेश्चन आंसर। सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में प्रसारित होते हैं उनको अनुवांशिक लक्षण या वंशागत कहते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने तथा प्रसारित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवांशिकता कहलाती है। आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? ये ऑस्ट्रिया का देश के ब्रून नामक शहर के पादरी थे, यानी सोचिए चर्च के पादरी थे। हमारे यहाँ के जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, मतलब पुजारी, वो तो कुछ कर नहीं पाते। ऑस्ट्रेलिया सोचिए पादरी था, उसने इसकी खोज की थी। इन्हें जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इनको अनुवांशिक, आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इन्होंने उद्यान मटर के पौधे में 7 लक्षणों की तुलनात्मक भिन्नताओं की वंशागति के लिए संकरण प्रयोग किए थे, उनका विस्तृत अध्ययन किया था। इन्होंने मटर के दाने में, इनके उद्यान बगल में लगा हुआ था, जैसे घर के पीछे होता है, तो मटर का पौधा पैदा किया था। उसी में से 7 लक्षणों की, उनमें 7 लक्षण देखे थे कि इसका रंग कैसा है, इसकी लंबाई कैसी है, स्वाद में कैसा है। इन 7 लक्षणों की भिन्न भिन्न तुलना की थी और कई पीढ़ियों तक उनको मतलब करके कुछ नियम बनाए थे। इनके प्रयोग से संबंधित नियम निम्नलिखित है। एक, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपविवन का नियम। तो चलिए इसको समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं अनुवांशिकता क्या होती है। इसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे डीएनए होता है, आरएनए होता है। इस चैप्टर में डीएनए, आरएनए होता है। जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सारे होते हैं। कोडान होता है। तो इन सभी के बारे में इसकी क्या मतलब वो होती है, उसको अच्छी तरीके से चलिए समझते हैं। तो जो हमारे शरीर में अनुवांशिक गुण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो वो किसकी वजह से जाते हैं? डीएनए की वजह से जाते हैं। हमारे शरीर में एक डीएनए नाम का एक होता है। जैसे प्रत्येक जो कोशिका होती है, हम अभी तक कोशिका पढ़ के आए, तो कोशिका में होता है एक केंद्रक, केंद्रक में होते हैं डीएनए, क्रोमोसोम में बैठे होते हैं। तो डीएनए क्या होता है? पूरी तरीके से एक सूचना होती है। किताब समझिए कि जैसे किताब में पूरा आपके बारे में लिखा हो, आपकी पूरी जानकारी लिखा हो कि आपकी आपकी हाइट कितनी होगी, आंखों का रंग क्या होगा, आप कितने, कौन कौन से आपके अच्छे गुण होते हैं, कौन कौन से खराब गुण होते हैं, यानी कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं, आपके बाल कैसे होंगे, आपका रूप रंग कैसा होगा, नए नक्श। तो जो आपके विषय में पूरी की पूरी जो जानकारी डीएनए कोशिका के अंदर लिखी रहती है एक जगह में, वो जो केंद्रक के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में पाया जाता है डीएनए। तो डीएनए क्या होता है? पूरी एक हिसाब से इंसान की जानकारी होता है। जैसे अगर इसके माध्यम से, इस फोटो के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जो डीएनए होता है, तो डीएनए आपसे संबंधित एक पूरी किताब होती है। मान लीजिए किताब है, किताब में आपके बारे में पूरी जानकारी लिख दिया गया। इसकी जो संरचना होती है, जैसे आप सीढ़ी ले लो, ऐसे करके ये सीढ़ी हो गई ऐसे, ठीक है, ये सीढ़ी बन गई। अब सीढ़ी को ऐसे घुमा दो हाथ से पकड़ के, तो देखिए ऐसे संरचना बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो एक हिसाब से जीन, जो डीएनए होता है, डीएनए को समझिए एक किताब होती है। आरएनए का क्या होता है? तो आरएनए होता है जब माता पिता से गुण बच्चों में जाने रहते हैं, तो डीएनए की कॉपी बनती है एक हिसाब से। भाई मेन तो डीएनए यहाँ से चला नहीं जाएगा, उसकी जैसे आप फोटो कॉपी करवाते हैं ना, वैसे ही होता है कि देखो ये गुण है, इसको आगे चल के उसमें भेज देना। तो जो डीएनए होता है वो कोशिका के अंदर होता है, केंद्रक के अंतर्गत होता है। इसमें सारी सूचनाएं होती हैं। फिर जब पीढ़ी दर पीढ़ी उनको जानना रहता है, तो जो आरएनए बनता है, आरएनए क्या होता है? उसकी कॉपी होती है एक हिसाब से, और उसी के हिसाब से पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण जो चीजें होती है, जैसे हमारे शरीर में कैसा हमारा शरीर होगा, तो इसको एक आसान भाषा में समझें कि जैसे हमारा शरीर, जैसे किसी भी कोशिका को, आपको इतना तो पता होगा कि किसी भी कोशिका को बनने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन अगर हम नहीं खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य का जो मसल्स होते हैं वो विकास नहीं होते। जितनी भी चीजें, चाहे हड्डियों से लेकर बाल, हमारी त्वचा, हमारा लीवर,
सब कुछ प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन से ही कोशिका बनती है, कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं, अंग से पूरा शरीर बनता है। तो जो प्रोटीन होता है, एक खास तरह का जो प्रोटीन होता है, जैसे ये दिया हुआ है प्रोटीन को मान लीजिए बड़ी चीज है, प्रोटीन बनते हैं एमिनो एसिड से। जिस प्रकार के आपको एमिनो एसिड मिलेंगे, जिस क्वालिटी के, उस क्वालिटी का आपको प्रोटीन मिलेगा। और एमिनो एसिड कैसे बनते हैं? एमिनो एसिड बनते हैं कोडान से। कोडान क्या होता है? तो कोडान होता है जैसे डीएनए होते हैं, तो डीएनए में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्षार होते हैं। क्षार कहते हैं सबसे छोटी इकाई को डीएनए में कहा जाता है क्षार। जैसे एडिनिन, ग्वानिन, जैसे एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये तीन तीन के क्रम में जुड़ते हैं, ठीक है। और ये तीन तीन के क्रम में जुड़ के इसको क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं? कोडान बनाते हैं। कोडान क्या होते हैं? कोडान का मतलब होता है कोड, एक विशेष कोड होते हैं। तो कोडान जो होते हैं, कई कोडान मिलकर एक विशेष प्रकार का एमिनो एम्ल बनाते हैं। तो जैसे कोडान, जैसे एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीन तीन के क्रम में जुड़ेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए ये चित्र बना हुआ है, तो ऐसे ये सीढ़ी के रूप में एडिनिन, ग्वानिन एक विशेष क्रम में जुड़े होते हैं। ये एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन को समझिए जैसे हमारी एबीसीडी नहीं होती है, तो एबीसीडी में अक्षर होते हैं और अक्षर से जुड़ के हम लोग शब्द बनाते हैं। शब्द से एक वाक्य बनता है और वाक्यों को मिला के पूरा सेंटेंस बना दिया जाता है, पूरी किताब लिख दी जाती है। तो उसी हिसाब से जो हमारे जो डीएनए होता है, तो डीएनए में सबसे जो छोटी चीज होती है वो होते हैं जैसे क्षार, जिनको कहते हैं क्षार, उसके साथ मिल जाते हैं शुगर के साथ मिलके, और एक चीज और होती है उसके साथ मिलकर क्या बना देते हैं? वो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के कोडान बनाएंगे, यानी कोडान तीन तीन के उसमें होंगे, उसमें तीन शब्द होंगे, ठीक है। अब कोडान, कई कोडान मिलकर के एक एमिनो एसिड बनाएंगे, और एमिनो एसिड कई सारे मिलकर एक प्रोटीन बनाएंगे। तो सोच के देखिए, हमारे शरीर में जो डीएनए होता है, जो हमारा कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में जो हमारे जो डीएनए होता है, तो डीएनए में सारी सूचना लिखी रहती है। जिस क्रम में ये सारे अक्षर जुड़े रहेंगे, जिस क्रम में कोडान तैयार होगा, उसी क्रम में इम्यूनो एसिड बनेंगे, उसी हिसाब से प्रोटीन बनेगा, और उसी हिसाब से हमारा पूरा शरीर तैयार होगा। अगर हमारे को जो कोडान होंगे वो क्रम, अगर लंबाई हाइट ज्यादा लिखी होगी तो हाइट ज्यादा बनेगी, रंगों का आंखों का रंग भूरा लिखा होगा तो भूरे होंगे, नाक लंबी होगी तो नाक लंबी, यानी सारी चीजें लिखी होती हैं। तो इस तरह से ये डीएनए होता है, ठीक है। तो इसको हमने समझ लिया। अब हम इसका क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नोट्स पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, नोट्स के बारे में देखते हैं। तो नोट्स जो बचा था वो शुरू करते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। यानी जो हमारा एक कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में होते हैं क्या? डीएनए होते हैं। तो जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम वाल्डेयर ने प्रस्तुत किया था। किसने दिया था क्रोमोसोम नामक शब्द का? सबसे पहले वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किया था। अगला पॉइंट है, क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, उनको जीन कहलाते हैं। तो क्रोमोसोम में क्या होता है? जैसे क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम में डीएनए बने हैं, और डीएनए के भी कुछ टुकड़े होते हैं ना, एक खास सेगमेंट होता है, ठीक है। तो उसको जीन कहते हैं। जीन मतलब जैसे एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन हम पढ़े थे ना, ये जुड़े होते हैं, ठीक है। ये देखिए हम पढ़ के आए हैं कि ये जुड़े होते हैं। तो इन्हीं के जो खास तरह के जो कोडान होते हैं, ये जुड़कर जो एक बनाते हैं, जैसे एडिनिन, ग्वानिन, जो एमिनो एसिड होते हैं, तो एमिनो एसिड और कोडान, इनका भी जब एक खास क्रम में ये जुड़ करके एक खास चीज बनाते हैं तो उसको कहते हैं जीन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जीन भी इन्हीं के एक खास क्रम को कहते हैं। तो क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण एवं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होती है। यानी जिस क्रम में हमारे जीन होंगे, और जीन में क्या होगा? जीन में एक पैटर्न होगा, किसका? एमिनो एसिड का, उनका कोडान का एक क्रम होगा, विशेष क्रम, और उसी क्रम के हिसाब से जैसे जीन एक विशेष गुण को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर कह दे आपका जीन जो है अलग है, इसीलिए आपकी आंखों का रंग अलग है, तो एक जीन एक विशेष गुण के लिए उत्तरदायी होता है। तो आनुवांशिकता की यह मूलभूत इकाई होता है जीन। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है, स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अर्थात वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती। यानी
कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक में जो क्रोमोसोम होते हैं इनकी संख्या स्थिर रहती है। मनुष्य में 43 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये बढ़ते घटते नहीं है, एक जैसे बने रहते हैं हमेशा। अगला जो हमारा पॉइंट है, किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का जो अनुक्रम होता है वो जीनोम कहलाता है। यानी जितने भी डीएनए है, अब डीएनए के जो छोटे छोटे भाग हैं वो जीन है। जीन एक खास गुण को प्रदर्शित कर रहा है। अब जितने भी जीन है ये भी एक खास पैटर्न में होंगे, एक खास सीक्वेंस में होंगे, एक क्रम में होंगे। तो इसको जो पूरी कॉपी बनेगी उसको जीनोम कहा जाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। इसको पूरी मैपिंग कर दो, यानी शरीर में जितने भी, जैसे कहने का मतलब एक बड़ा शहर है, शहर को मान लो इंसान, तो इन शहर को ऊपर से पूरी मैपिंग कर दो कि यहाँ पे तालाब है शहर में, यहाँ खेल का मैदान है, यहाँ संसद भवन है, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे मंडी है। तो ये पूरा जब चित्रण कर दो, एक एक गली, एक एक घर के बारे में सब नक्शा बना दो, शरीर के बारे में भी, कोशिकाएं कहाँ होंगी, नाक किसकी कैसी होगी, सारे गुणों का चित्रण कर दो, तो उसको जीनोम चित्रण कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो प्लवमान जीन के बारे में। प्लवमान जीन का मतलब होता है जंपिंग जीन। प्लव माने होता है, प्लवन माने होते तैरना। तो होता क्या है, एक वैज्ञानिक थी बारबरा मैक्लिंटॉक, उन्होंने देखा था जब मक्के के पौधे पर वो प्रयोग कर रही थी, तो देखा था उन्होंने कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदते रहते हैं, जंप करते रहते हैं। कभी मक्के का उन्होंने दाना उठाया और मक्के के कई सारे फसल पैदा की कई वर्षों में, तो उन्होंने देखा कभी जो लाल रंग का अलग अलग रंग के जो भुट्टे में दाने थे मक्के में, वो कहीं ऊपर हो जा रहे थे, कहीं नीचे हो जा रहे थे, कहीं दाएं हो जा रहे थे, लेकिन वो रह रहे थे, मक्के में जरूर रह रहे थे, वो गायब नहीं हो रहे थे। जैसे आप देखिए, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किसी की भूरी आंखें होंगी, तो हो सकता है आपके वंश में किसी की आगे चल के वो भूरी आंखें आ जाए। मान लो आपकी कोई पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई व्यक्ति कि 6 उंगली होंगी, तो वो कहीं ना कहीं पीढ़ी में आपके आ जाएंगी। तो इसी को, ये जो चीजें होती हैं, वो एक जीन होता है कि पीढ़ी में कहीं ना कहीं वो ऊपर करके उभर के सामने आता है, उछल के जंप करके आता है। तो इसी के लिए जो उत्तरदायी गुण होता है, जो जीन होता है, उसको जंपिंग जीन कहा जाता है। इसकी खोज बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। इस खोज के लिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जो बारबरा मैक्लिंटॉक थी, उन्होंने मक्के के पौधे पर अपना अनुसंधान किया था। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं, यानी जो जंपिंग जीन होता है उसके द्वारा जेनेटिक में परिवर्तन होता है, गुणों में परिवर्तन होता है। उसने क्या किया, उससे मक्के के दाने पर कुछ धब्बे यानी स्पॉट पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं, जितने भी कोशिका होती है उसमें डीएनए के खंड होते हैं, जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी डीएनए के कुछ खंड विशेष होते हैं, वो विशेष गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे दाना जो मक्के में हो रहा था, वो अलग अलग धब्बेदार हो रहा था अलग अलग जगह में, तो इसके लिए ट्रांसपोजेन यानी जो ट्रांसफर होने वाले जो जीन होते हैं वो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला जो पॉइंट है, जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जैसे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होते हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। हमने देखा जो एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये 3 के क्रम में जुड़कर एक कोडान बनेंगे। कोडान क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। और न्यूक्लियोटाइड कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वो डीएनए और आरएनए बनाएंगे। और डीएनए और आरएनए जो इन्हीं का एक खास जो क्रम होगा, वो भी जीन भी एक तरह का होता है, लेकिन जीन एक गुण को प्रदर्शित करता है। तो जो ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये बहुलक होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ये बहुत से, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो होता है 3 अणुओं से मिलकर बनता है। कौन से जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसमें क्या चीज होती है, 3 अणुओं से मिलकर बनता है। एक तरफ नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है, और पेंटोज यानी सुगर होती है, और तीसरा फास्फेट होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है 3 चीजों से मिलकर बनता है। जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जो एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये होते हैं। फिर एक सुगर होती है और फास्फेट होता है, इससे बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड आगे मिलकर कोडान वगैरह बनाएंगे, फिर कोडान आगे मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन बनाएंगे, फिर न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, फिर आगे चल के नहीं,
जो कोडान हो गए वो एमिनो एसिड बनाएंगे, एमिनो एसिड क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो इनका एक खास मतलब क्रम होता है, बहुत ही जटिल संरचना होती है, तो इसको अच्छे से समझा जा सकता है। वो जो हमने चित्र दिखाया था, चित्र अगर अच्छे से देख लेंगे, इसको समझ लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है कि जैसे जो डीएनए होता है वो एक किताब होती है पूरी तरीके से, फिर डीएनए की जो कॉपी बनानी होती है अगली पीढ़ी में तो आरएनए होता है, जो एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन होते हैं ये अक्षर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होता है, फिर न्यूक्लियोटाइड यानी जो ये क्षार है ना, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनके साथ शुगर मिल जाएगी और फास्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड मिलकर कोडान बनाएंगे, कोडान एमिनो एसिड बनाएंगे, एमिनो एसिड प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन से हमारा शरीर बनेगा। तो इस प्रकार से होता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे आके कि जो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है, जिसमें नाइट्रोजनी बेस होते हैं, प्यूरीन एवं पिरीडीन, पेंटोज शुगर और फास्फेट होता है। जो प्यूरीन बेस अगर कहें, प्यूरीन जो होता है, प्यूरीन क्षार जो होते हैं इसमें एडिनिन और ग्वानिन आते हैं, और पिरीमिडीन में क्या आता है, और चलिए पिरीमिडीन बेस में आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल होता है। चलिए देखते हैं, प्यूरीन बेस में एडिनिन तथा ग्वानिन होता है, डीएनए तथा आरएनए में दोनों में समान होता है। तो जो प्यूरीन और पिरीडीन कहा जाता है यही नाइट्रोजनी क्षार में होता है, और जो डीएनए और आरएनए दोनों में ये यानी एडिनिन ग्वानिन दोनों में होता है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। डीएनए मेन चीज है और आरएनए उसकी कॉपी है, तो डीएनए में जो होगा ये दोनों होंगे, डीएनए और आरएनए में दोनों होगा। लेकिन पिरीडीन बेस जो होता है वो आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन होता है। तो दो चीजें समान होती हैं, जैसे 4 चीजें होती हैं तो 2 चीजें समान होती हैं दोनों में, डीएनए और आरएनए में, और 2 चीजें अलग होती हैं। ठीक है, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। यह एक गलत धारणा, अगला पॉइंट, यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, एफ विल्किंसन और फ्रैंकलिन, इन वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। यानी एक एक्सरे से देखा था इन वैज्ञानिकों ने, जेम्स वाटसन, किट्स, विल्किंसन, फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्सरे किया और एक्सरे करके ये देखा कि जो डीएनए होता है वो कुंडलीकार होता है, जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी को मोड़ दिया जाए वैसा होता है, कुंडलीकार होता है, उसमें कुंडलियां बनी होती हैं डीएनए में। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विट्जरलैंड के रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। तो डीएनए की पहचान वास्तव में कौन किया था, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। अगला हमारा पॉइंट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी के बारे में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग, रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ, यानी इनको नोबेल प्राइज दिया गया था हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के, जो हरगोविंद खुराना जी ने रिसर्च किया उससे ये पता लगाने में मदद मिली, क्या पता लगाने में, कि कोशिका के जो अनुवांशिक कोड को ले जाने वाले, जैसे मेन जो डीएनए होता है, डीएनए अपने से स्वयं जाएगा, उसकी कॉपी जाती है अगली पीढ़ी में मतलब प्रोटीन बनाने के लिए क्या क्या होगा। तो कोशिका के अनुवांशिक जो अनुवांशिक कोड होता है जो पूरा, उसको ले जाने वाले जो न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं, ये बताया। समानता डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है, यानी डीएनए मेन कॉपी है, मेन चीज है, मेन बुक है जिसमें सूचनाएं लिखी हुई हैं कि इंसान कैसा होगा, और आरएनए उसकी कॉपी होती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। कुछ वायरस में क्या होता है, आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, यानी वायरस कुछ ऐसे होते हैं, सामान्य तौर पर जो जितने भी जीव होते हैं उसमें डीएनए से आरएनए बनता है, कॉपी तैयार होती है, लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें आरएनए से डीएनए बनता है। तो जिन वायरस में आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भाग लेते हैं। अगला हमारा पॉइंट होता है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, यानी एक ही इनमें सेक्स ऑर्गन होता है, या तो मेल वाला पेनिस होता है या वैजाइना होती है, एक ही होता है, जिसमें गुण सूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी होती है। जो हमारा कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुषों में कितने, 44, देखो ये हो गए, फिर एक्स और वाई 46 गुणसूत्र हो गए, यानी पुरुषों में 44, और ये पुरुषों और महिलाओं में 44 गुणसूत्र समान होते हैं, लेकिन एक्स वाई होते हैं पुरुषों में और एक्स एक्स होते हैं महिलाओं में। इस तरह से 46 गुणसूत्र पुरुष और महिलाओं दोनों में पाए जाते हैं।
केवल एक गुणसूत्र का अंतर होता है, जिसकी वजह से पुरुष पुरुष बन जाता है और महिला महिला बन जाती है। पुरुष पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े जो गुणसूत्र 44 गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, यानी समान होते हैं। 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो पुरुष में XY और महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यानी इससे क्या उसका सेक्स होगा, क्या लिंग होगी, ये पता चलता है। सेक्स क्रोमोसोम इसको कहा जाता है। 23वें जैसे आ जाए 23वां गुणसूत्र क्या है, तो 23वें गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इससे लिंग जो सेक्स होता है वो निर्धारित होता है। जनक से यानी जो पेरेंट होते हैं उससे संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं तो वह पुत्र बनता है। यानी अगर माता पिता दोनों से XY मिलेगा तो वो पुरुष बनेगा, अगर XX मिलेगा तो वह पुत्री बनेगी। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है एक्सरे तकनीक। व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। ध्यान रहे कि डीएनए का एक न्यूक्लिक अम्ल होता है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। तो इस तरह से हमारे जितना भी नोट्स था वो पूरा हो गया। अब चलिए हम शुरू करते हैं जो आनुवंशिकता से संबंधित चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इन्हें आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आनुवंशिक दूसरा नंबर आनुवंशिकता के जनक किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिक विज्ञान यानी जेनेटिक्स के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था, तो किसका प्रयोग किया था? मटर के पौधे का प्रयोग किया था। गार्डन में उनके उगा था, गार्डन पी। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक कह रहा आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन करके 3 नियम प्रतिपादित किए थे। 7 गुण देख लिए, कोई धब्बा देख लिया, उसका रंग देख लिया मटर का, उनके दिन देख लिया कितने पकते हैं। तो 7 प्रकार के जो गुण थे उसको अध्ययन किया और 3 नियम प्रतिपादित किए जो आनुवांशिकता से संबंधित, इसीलिए इन्हें आनुवांशिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये 3 नियम थे, एक था प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपविभन का नियम। ये बहुत आता है, पूछ लेता है प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपविभन का नियम, ये किससे संबंधित है? ग्रेगर जॉन मेंडल से संबंधित है। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला जो हमारा इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है। उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया था, जो 1 वर्षीय पौधा होता है जिसमें पूर्ण उभयलिंगी पुष्प और कई विपरीत युग्म वाले लक्षण होते हैं। जीनोम चित्रण या जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है, किससे संबंध है? जीन्स का चित्रण करना। पूरे जो हमारे जीन होते हैं उनका जिस क्रम में होते हैं, जिस पैटर्न में होते हैं, जितने सारे होते हैं, उनको पूरा एक मैप बना देना, उसको जीनोम की चित्रण कहते हैं। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से होता है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम यानी एक सीक्वेंस में होते हैं ना, वही जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक जो संगठन होता है जीनोम चित्रण कहलाता है। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता की इकाई होती है जीन। देखिए जीन एक विशेष गुण जो मनुष्य में होता है, जैसे बाल कैसे काले होंगे तो इसके लिए काले होंगे कि भूरे होंगे, इसके लिए एक विशेष जीन उत्तरदायी होता है। अब जीन को मिलने में कई सारी चीजें बन रही, कई सारी इकाइयां बन रही हैं। नाइट्रोजनी बेस, शुगर, फास्फेट, ये तीनों मिलकर पहले क्या न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड कोडान बनाएंगे, कोडान एक न्यूक्लिक अम्ल बनाएगा। अब इनका न्यूक्लिक अम्ल बनाएगा, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन बनाएंगे और कई सारे प्रोटीन मिलकर के हमारे शरीर के अंग बनाएंगे। और वो प्रोटीन किस क्रम में जुड़े होंगे? ये एक विशेष क्रम में वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड एक विशेष क्रम में जुड़े होंगे। ठीक है। तो उस विशेष क्रम को जिसकी वजह से एक खास गुण, एक खास तरह के बाल पैदा हो रहे हैं, उस क्रम को कहते हैं जीन। यानी हमारे शरीर में आनुवांशिकता की जो सबसे इकाई है वो जीन होती है। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी क्रोमोसोम पर, जैसे ये कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर केंद्रक हो गया, केंद्रक में हो गए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण करती हैं, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं। जीन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई मानी जाती है। जीन क्या होते हैं? जीन डीएनए का एक भाग होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में
डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए का अत्यधिक लंबा और कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है। किसमें? डीएनए में। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र में होता है। डीएनए का एक सूत्रनुमा संरचना होती है, यानी जो गुणसूत्र में ऐसी संरचना होती है डीएनए की। इसी अणु के छोटे से खंड को जीन कहते हैं। जैसे डीएनए हमने बना दिया तो डीएनए का एक छोटा सा यहां से यहां तक जो खंड होगा उसको जीन कहा जाता है। तो जीन एक विशेष गुण को प्रदर्शित करता है। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड 1 लाख अणु होते हैं। 9वां नंबर, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। जेनेटिक जो कोड होता है उसकी क्या विशेषताएं होते हैं? तो चलिए देखते हैं। डी सभी सही है। जेनेटिक जो कोड होता है, जेनेटिक कोड, यह प्रायः सार्वत्रिक होता है, यानी सभी में एक ही जैसे पाए जाते हैं जेनेटिक कोड। जैसे एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सभी में पाए जाते हैं, यानी सार्वत्रिक होते हैं। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है और 20 एमिनो अम्ल के संगत होते हैं। यही सही बात है। जो जेनेटिक कोड होते हैं जिनको कोडान कहा जाता है, ये जो जेनेटिक कोड होते हैं जिनको जेनेटिक कोड कहते हैं, तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों से बने होते हैं, जैसे एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। तो ये 3 के क्रम में 3 आपस में जुड़ जाएंगे, एक खास क्रम में इसको बनाएंगे और 3 मिल जाएंगे, प्लस शुगर मिलेगी, ठीक है, और प्लस फास्फेट मिलेगा। तो ये मिलकर के बना देंगे एमिनो एम्ल, आगे चल के बनाते हैं। ठीक है, यह अनतिव्यापी, गैर अस्पष्ट और कोमा रहित होते हैं, यानी इनमें जो सीढ़ी बनी होती है कहीं भी छूटी छाटी नहीं रहती, बिल्कुल स्पष्ट रहती है, कॉमा वॉमा नहीं रहता, बिल्कुल लगी रहती है। ठीक है, इसमें एक प्रारंभन, एक समापन कोडान होता है। तो कोडान का मतलब होता है जो ये जो एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन जुड़े होते हैं, तो ये एक खास क्रम में ऐसे सीढ़ी में ऐसे लगे होते हैं। तो जहां से समापन हो रहा होता है, शुरू हो रहे होते हैं, वहां से क्या होता है, खास कोडान जुड़ा होता है। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। जेनेटिक कोड प्रायः सार्वत्रिक होते हैं, यानी सभी में पाए जाते हैं। प्रत्येक जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारक के बने होते हैं जो 20 एमिनो अम्लों के संगत होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड ही आगे चलकर एमिनो अम्ल बनाते हैं। कई सारे एमिनो अम्ल मिलकर के क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, और जैसी प्रोटीन बनेगी वैसे आप होंगे। इस प्रकार अनुवांशिक कूट पद्धति में 4 की पावर 3 यानी 64 त्रिगुणी संकेत शब्द होते हैं जिन्हें कोडोन कहा जाता है। यह अनतिव्यापा यानी नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं। तो डीएनए होता है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट होता है, सब अलग अलग एक दूसरे से ऐसे रहते हैं। ठीक है, अलग अलग एक दूसरे से रहते हैं, अनतिव्यापा होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। गैर अस्पष्ट होते हैं, यानी पूरी तरीके से स्पष्ट होते हैं, इनमें कहीं छूटा हुआ कोमा वोमा नहीं रहता। ये जो सीढ़ी बनी है एक समान होती है, लेकिन इन्हीं में से कुछ भाग कोडान होता है, कुछ भाग ऐसे करके। आनुवांशिक कोड के 64 कोडान्स में से 3 कोडान जो होते हैं, ये देखो दिए हुए हैं, वो ऐसे होते हैं जो किसी भी एमिनो अम्ल को संकेत नहीं देते। ये समापन वाले कोडान होते हैं जिनको नॉनसेंस कोडान भी कहा जाता है, जो AUG कोडान को प्रारंभ कोडान कहा जाता है। जो कोडान होते हैं तो कुछ ऐसे कोडान होते हैं, 3 कोडान ऐसे होते हैं जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी नहीं होते। मतलब बहुत सारे कोडान बनते हैं, तो कोडान जो होते हैं वो गुण को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन 3 कोडान गुण को प्रदर्शित नहीं करते। ये शुरुआत वाला होता है, और जहां से गुण का शुरुआत हो रही होती है, अंत हो रही होती है, तो बीच में जैसे ये सीढ़ी बनी हुई है, तो ये इधर वाला जो कोडान है, ऐसे मान लीजिए जैसे ये सीढ़ी बनी हो, तो यहां से अगर ऐसे मान लिए तो ये बीच वाला जो होगा ये उपयोगी होगा, इसमें संकेत होगी, लेकिन किनारे वाले में नहीं होता, ये केवल जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, 10वां नंबर, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार में क्या परिवर्तन कहलाता है, जो जेनेटिक के अंदर जो परिवर्तन हो जाए, जो उसके सीक्वेंस में, जो जीन के अंदर जो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन का जो क्रम है, अनुक्रम, उसी के आधार में परिवर्तन हो जाए, उसको कहते हैं उत्परिवर्तन हो जाना। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहा जाता है। उद विकास के लिए आनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफी महत्व होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? क्रोमोसोम द्वारा आनुवांशिक लक्षण संतान में जाते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाल्डेयर हैं। न्यूक्लियोटाइड का नाम प्रस्तुत करने वाले कौन है? वाल्डेयर। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका धागे क्रोमेटिन
जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहा जाता है, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग होते हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में आरएनए के भाग होते हैं, जिसे रियो वायरस कहते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है। तो जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में, जो आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण होता है वो कैसे होता है, डीएनए के माध्यम से होता है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। जो भी गुण आपको पिता से या माता से मिलेंगे वो डीएनए के हिसाब के लिए ही, डीएनए से ही मिलते हैं। जो भी आपके अंदर होगा वो डीएनए का ही वजह से होगा। आनुवंशिक लक्षणों को, आनुवंशिक लक्षणों का धारण और उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता रहता है। कौन करता है, डीएनए करता है। तो जो 13वां नंबर हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाना है। तो डीएनए की ऐसी कौन सी विशिष्टता है जिसकी वजह से जो गुण होते हैं आनुवंशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक तो संचित रहते हैं और वो चले जाते हैं। तो क्यों होता है, दो रज्जुकों की पूरकता, यानी टू स्टैंडर्ड की पूरकता, यानी दो ऐसे करके ऐसे बने होते हैं, इसके कारण ही जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुण जाते हैं। तो डीएनए प्रत्येक मानव कोशिका में, यानी प्रत्येक मानव कोशिका में केंद्रक में विद्यमान रहता है, न्यूक्लियस में विद्यमान रहता है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रह करना, उनका प्रेषण करना होता है, यानी जब उनके संतान होती है उनमें भेजना होता है। भेजा किसके द्वारा जाता है, आरएनए की वजह से भेजा जाता है, आरएनए कॉपी लेके जाता है। डीएनए की दो रज्जुक यानी टू स्ट्रैंडेड की जो पूरकता होती है उसे इस कार्य में सक्षम बनाती है। 14 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। कैसे होता है, उपर्युक्त सभी से होता है। लैंगिक जनन, जब लैंगिक जनन हो रहा था तो जीन का मिश्रण होता है, ब्लेंडिंग होते हैं। जैसे ये माँ है, ठीक है, ये पिता है, तो इसके कुछ जीन होंगे, इसके कुछ जीन होंगे, तो इन दोनों का मिश्रण होगा। जैसे मान लो इसके कुछ, मान लो 100 जीन है, 100 जीन इसके हैं, अब अलग अलग प्रकार के गुण रखते हैं तो इन मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप किसी टैंक में या किसी बर्तन में 100 कंचे डाल दो अलग अलग रंग के, ठीक है, 100 कंचे, 100 पिता से ले लो, 100 माता से कंचे ले लो, मतलब गोलियां जो होती है जो हम लोग बचपन में, और उनको एक टैंक में डाल के मिला दो। अब फिर मिला के निकाल लो, 100 निकाल लो, तो क्या होगा, वो पता नहीं कौन कौन सा आ जाएगा, तो दोनों का मिक्स होके जो बनेंगे, इनको कहते हैं ब्लेंडिंग। यानी जो लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण होता है वो ब्लेंडिंग के माध्यम से होता है, पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं माता पिता के गुण। क्रोमोसोम में बदलाव हो जाता है। क्रोमोसोम मतलब होता है, क्रोमोसोम किससे, क्रोमोसोम में डीएनए लगे होते हैं, तो पूरा पूरा अगर जो कंचे होते हैं, जो गोलियां होती हैं वही बदल गई तो क्रोमोसोम में भी बदलाव आ जाता है। लेकिन वही क्रोमोसोम में वही गुण होंगे जो माता पिता में हो रहे, क्योंकि माता पिता से ही गुण लेके आपने वहां पे डाला था। जीन में मिश्रण होता है, सफलिंग होती है, यानी सफलिंग का मतलब होता है कोई जीव आगे हो जाएगा, कोई जो जीन हो गए, जैसे माता पिता में मान लीजिए पिता में वो जीन आगे था वो पीछे हो जाएगा, यानी कोड में पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाता है। जीन में सम्मिश्रण यानी कि ब्लेंडिंग, क्रोमोसोम में बदलाव, जीन के मिश्रण, उपर्युक्त तीनों से ही लैंगिक जनन में से आनुवंशिक विचरण यानी जेनेटिक वेरिएशन होता है। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसको सूटन और बोवेरी ने दिया था। वाल्टर सूटन और थियोडोर बोवेरी ने गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं और प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। 16 नंबर, जीन जो होते हैं, जीन अणु यानी डीएनए, जीन अणु की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था। तो इनकी संरचना को सबसे पहले किसने बताया था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस crick ने बताया था। इन्होंने एक्सरे के माध्यम से जो जीन अणु होते हैं, जो डीएनए होते हैं, इसकी संरचना को प्रस्तुत किया था। तो जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, विल्किंसन, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में जीन अणु अर्थात डीएनए का कुंडलीकार यानी सर्पिलाकार सीढ़ी के जैसा विन्यास प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता, बल्कि सीढ़ी को ऊपर से पकड़ के, ऊपर से और नीचे से पकड़ के मोड़ दो हाथ से, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं वैसे ही, तो उसी तरीके से होता है। सीढ़ी के दो लंबे डंडे एक के अक्ष रेखा के चारों ओर द्विचक्राकार रचना
बना लेता है, यानी जैसे कपड़े को मोड़ दो उसी तरीके से बन जाता है, डबल हेलिक्स मॉडल इसको कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोजते हैं? तो इन्होंने डीएनए की जो संरचना होती है उसका पता लगाया था। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, इसको देखो डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। ये देखो डबल हेलिक्स मॉडल की संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी क्वेश्चन जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। तो संरचना का खोज की थी, यानी कैसे बने हैं इसकी खोज की थी, एक्सरे के माध्यम से पता लगा। डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप यानी डबल हेलिक्स मॉडल को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। 20वां नंबर क्वेश्चन है, 2008 में आया है, नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? आनुवांशिकी में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था, उसके लिए इन्हें जाना जाता है। जेम्स डेवी वाटसन अमेरिकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे जो जीन संरचना की खोज के लिए प्रख्यात हुए। वाटसन और फ्रांसिस क्रिक मॉरिस विल्किंसन को संयुक्त रूप से 1962 का चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 21 नंबर, डीएनए की द्विकुंडली संरचना डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा की गई थी? वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, विल्किंसन, फ्रैंकलिन, इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण यानी एक्सरे डालकर डीएनए की संरचना का पता लगाया था। एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना प्रस्तुत की थी। इनके अनुसार एक सीढ़ी के बाद डीएनए का अणु सीधा नहीं होता है, सीढ़ी को मोड़ दो ऊपर नीचे से पकड़ के, तो उसी तरीके से सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडली डबल हेलिकल संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए जो होता है ना, अगर बात करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है और इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, ऐसे करके एक घुमाव में 10 होते हैं। प्रत्येक क्षारक युग्म पर इस पर इतने 3.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडलित डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये सब बहुत बारीक है, ठीक है। डीएनए की खोज किसने की? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। इन्होंने संरचना की खोज की थी, ठीक है। इसमें दिया है, देखिए कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने खोज नहीं की थी बल्कि उसके चित्र को बताया था। खोज दूसरे ने किया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं किसने खोज किया है। जो डीएनए की पहचान, डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने किया था। जो जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, विल्किंसन, फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या किया था? इसके चित्र का पता लगाया था कि ये कैसे होते हैं, जो कुंडलीकार विन्यास होता है उसका पता लगाया था एक्सरे विश्लेषण के माध्यम से। बल्कि खोज किसने किया था? स्विट्जरलैंड के जो रसायन शास्त्री थे फ्रेडरिक मिशर ने किया था। डीएनए की पहचान या खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने किया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली, इनके साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से यह पता लगाने में मदद मिली थी, यानी हरगोविंद खुराना ने शरीर रचना या चिकित्सा विज्ञान में जो रिसर्च की थी उसके द्वारा यह पता लगाने में मदद मिली थी कि कोशिका के जो आनुवांशिक कोड जो होते हैं, जो आनुवांशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। 24 नंबर, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला लेबोरेटरी में डीएनए को बना लिया था, उसका संश्लेषण किया था। 25 नंबर, प्लवमान जीन या जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैकक्लिंटॉक ने किया था। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकक्लिंटॉक ने किया था। उन्हें 1983 में इस अनुसंधान के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने मक्के के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया और उसी समय देखा कि कुछ जो आनुवंशिक तत्व होते हैं एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ होते हैं। यानी गुण जो होते हैं आनुवंशिक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो क्रोमोसोम होता है, जैसे ये कोशिका के अंदर केंद्रक में क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम में कोई जो जीन है इधर चला गया, अगले पीढ़ी में, एक पीढ़ी में इधर आ जाएगा, दूसरी पीढ़ी में कभी बीच में चला जाए, तो ऐसे ही जंप करता रहता है। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं, उससे मक्का के दानों पर कुछ धब्बे यानी स्पॉट पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? तो कौन सा अमीनो अम्ल नहीं बताता डीएनए में उपस्थित?
एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन बनाता है, टायरोसिन नहीं बनाता है। ठीक है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये एमिनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन अतात्विक एमिनो अम्ल होता है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित हो जाता है। टायरोसिन शरीर में निर्मित होता है, इससे डीएनए नहीं बनता है। टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक होता है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल होता है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत, जो जीवों के जो लक्षण होते हैं, जो गुणधर्म होते हैं, उनकी सूचनाओं को जन्म पत्री के बाद जनक जो होते हैं माता पिता, उनसे संतानों में पहुंचाने का काम करता है। कौन? डीएनए। 27 नंबर, डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी होती है? डीएनए में जो शर्करा मौजूद होती है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। ठीक है, जैसे नाम ही है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए, एक होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, जो इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में जो न्यूक्लियोटाइड अणु होते हैं इसमें क्या होता है? शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोस नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होते हैं, शर्करा होती है, ठीक, और फास्फेट होता है। इससे बनते हैं न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड से बनेंगे कोडान से बनेंगे न्यूक्लिक एमिनो अम्ल से बनेगा प्रोटीन। इसके विपरीत जो आरएनए होता है मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसॉल में होता है। इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में जो न्यूक्लियोटाइड अणु होते हैं उसमें शर्करा राइबोस होती है, नाइट्रोजनी क्षार, समाक्षार कौन कौन से होते हैं? एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ये नाइट्रोजनी क्षार ये वाले होते हैं, साइटोसिन उसमें नहीं होता है डीएनए वाले में। 28 नंबर, राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम डीएनए के भाग होते हैं, आरएनए के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? बी नंबर, राइबोसोम आरएनए के भाग होते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम, राइबोजाइम्स जिनको कहते हैं, आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। यानी जो आरएनए होते हैं ये विशिष्ट जैव रासायनिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको उत्प्रेरित करते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण, जो उत्प्रेरण गुण होता है, उसकी खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी अल्टमान इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड ये एंजाइम होते हैं, आरएनए के अणु हैं। आरएनए का अणु कौन है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। 29 नंबर, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? आयु के अनुसार घटती नहीं। जो गुणसूत्र होते हैं एक जैसे होते हैं, जैसे कोशिका में केंद्रक में होते हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। गुणसूत्र हमेशा स्थिर रहते हैं, न घटते हैं न बढ़ते हैं, स्थिर रहते हैं। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र जो होते हैं इनकी संख्या निश्चित और स्थिर रहती है। जैसे मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो हमेशा स्थिर रहते हैं, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सभी में। गुणसूत्रों की संख्या आयु और वजन के साथ घटती बढ़ती नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते? तो जो छिपकली होती है उसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। जैसे हमारे में 22 जोड़ी बराबर गुणसूत्र होते हैं, महिला पुरुष में दोनों बराबर होते हैं। जो 23वां गुणसूत्र होता है वो पुरुष में होता है एक्स वाई होता है और महिलाओं में एक्स एक्स होता है। ठीक है, जिसकी वजह से महिला और पुरुष पैदा होते हैं। लेकिन छिपकलियों में ऐसा नहीं होता, उनमें जो टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से निर्धारण होता है। पर्यावरण का क्या ताप है, जैसा टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से जो सेक्स होगा वो डिसाइड होगा। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक जो सरीसृप होते हैं, यानी केवल छिपकली नहीं और कई सारे सरीसृप होते हैं, उनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इनमें लिंग का निर्धारण पर्यावरण के ताप से होता है। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। मनुष्य एक एकलिंगी प्राणी होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े अर्थात 46 होती है। पुरुषों में 44 प्लस एक्स वाई, महिलाओं में 44 प्लस एक्स एक्स होते हैं। 22 जोड़े समान होते हैं जिनको ऑटोसोम्स कहा जाते हैं। 23वां जोड़ा जो होता है वो पुरुषों में एक्स वाई और महिलाओं में एक्स एक्स होता है। और 23वें जोड़े को ही लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जिसकी वजह से महिला और पुरुष पैदा होते हैं। जिस संतान को एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं पुत्र बनता है, जिस संतान को एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं वो पुत्री बनती है। 32 नंबर, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन कथन और कारण वाला है।
मानव में संतान के लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि स्त्रियों में 2 XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। सेक्स के डिसाइड करने में कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, इसमें किसका योगदान होता है? पुरुष का, क्योंकि पुरुष में क्या होता है? XY पाए जाते हैं। महिलाओं में तो केवल XX ही पाए जाते हैं। जितने 46 होते हैं 46 के 46 XX ही होते हैं, ठीक है। लेकिन पुरुष में क्या होता है? जो लास्ट वाला 46वां नंबर का होता है वो Y पाया जाता है, और उसी के कारण जो होता है लिंग परिवर्तन होता है। स्त्रियों में 2 XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये पॉइंट सही है, तो A गलत हो गया, R सही हो गया, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव में संतान के लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में पुरुषों की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों यानी युग्मक अर्थात शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण होता है। युग्मक का मतलब होता है युग्म, युग्म मतलब दो चीज, जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल जाते हैं तो उसको युग्मक कहते हैं, ठीक है। ये युग्मक करके ये अगुणित होते हैं, और इन युग्मकों के निषेचन से युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल जाएंगे, उससे बनेगा जाइगोट। अब जाइगोट में विभाजन होता रहेगा, यही बढ़ के आगे चल के शिशु बनता है पेट में, जिसमें पिता से Y और माता से X मिलने पर उत्पन्न बालक में 44 प्लस XY गुणसूत्र होते हैं। पिता और माता से अगर दोनों से XX मिल गए तो उत्पन्न बालिकाओं में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। 34 नंबर है पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष में क्या होता है? XY होता है। 35 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो बालक के जन्म में पुरुष का X और स्त्री का X नहीं, पुरुष का X स्त्री का Y, पुरुष का Y मिलेगा और स्त्री का X मिलेगी, तभी तो बनेगा। 36 नंबर क्वेश्चन, अग्र लिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं यानी DNA में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? मतलब कौन से ऐसे व्यवसाय में आप लगे रहोगे तो आपके DNA में परिवर्तन हो सकता है। तो अगर आप एक्सरे तकनीक वाली चीज़ों में जो एक्सरे करने वाले होते हैं तो हो सकता है कि उनके DNA में परिवर्तन हो जाए, ये ऐसा होता देखा गया। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं यानी कोशिकाओं के DNA में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। DNA एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। तो इस तरह से हमारा DNA से संबंधित जो आनुवांशिकता से संबंधित चैप्टर था वो पूरा हो गया।